अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। 12 नवंबर 1996 दोपहर के 3:55 कज़ाकिस्तान देश में एक शहर है जिसका नाम है शेमकेंट। इस शहर से कज़ाकिस्तान एयरलाइन का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये प्लेन न्यू दिल्ली जा रहा है। उसी वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। शाम के 6:33 सऊदी एयरलाइन की ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इसी शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ड्यूटी पर है। ये दोनों सऊदी और कज़ाक प्लेन से कम्युनिकेट करने लगते हैं और इन्हें गाइड करने लग रहे हैं। इन्होंने ही सऊदी वाले एयरलाइन को क्लियरेंस दी थी टेक ऑफ करने की। दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ मिनटों बाद सऊदी प्लेन में बैठे पायलट्स रिपोर्ट करते हैं कि सऊदी वाला प्लेन 10,000 फीट तक पहुंच चुका है। वो इनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो 14,000 फीट तक जा सकते हैं। दत्ता इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कज़ाक वाला प्लेन लैंड करना चाह रहा है। दत्ता कज़ाक वाले प्लेन को कहते हैं कि वो 15,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करें। दोनों प्लेन्स के बीच में कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। वीके दत्ता को अपने स्क्रीन पर ये दोनों एयरप्लेन्स ब्लिंकिंग डॉट की तरह दिखने लग रहे हैं। कुछ ही मिनटों में ये देखते हैं कि कैसे ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के करीब आए जा रहे हैं। फिर देखते ही देखते ये दोनों डॉट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। ये वो पॉइंट था जब दत्ता को पता चला कि कुछ तो बहुत गलत हो गया है। दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है छारकी दादरी। उस शाम को इस शहर में रहने वाले लोग अचानक से देखते हैं कि आसमान में जैसे बिजली चमकी हो। बहुत तेज रोशनी चमकती है। पता चलता है कि ये दो प्लेन्स एक दूसरे में क्रैश कर चुके हैं। ये इंडिया के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कोलिजन बन जाता है और साथ ही साथ वर्स्ट एयर डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री का। As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. Even as a judicial inquiry ordered by the Prime Minister Mr. Deve Gowda begins its probe into the disaster, experts are looking at various theories that could have caused the tragedy. The radar which we have today in Delhi is a primary radar and it's a fairly old one. इस कहानी को गहराई से समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ था, हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। आसमान के रूल्स समझने पड़ेंगे। अब जैसे गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं और सड़कों पर ट्रैफिक लाइंस होती है, इसी तरीके से एयरप्लेन्स के लिए भी सेट पाथ्स होते हैं आसमान में और सारे प्लेन्स इसी सेट पाथ्स पर चलते हैं। इन पाथ्स को कहा जाता है एयरवेज। और आगे जैसे सड़कों को ट्रैफिक लाइंस में डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही एयरवेज को एयर कॉरिडोर्स में डिवाइड किया जाता है। इमेजिन करके देखें कि आने वाली गाड़ियों और जाने वाली गाड़ियों के लिए एक ही ट्रैफिक लाइंस हो तो क्या होगा। बहुत ही हाई चांसेस होंगे एक्सीडेंट होने के। इसी रीजन से एयरपोर्ट अलग अलग कॉरिडोर्स रखते हैं आने वाले प्लेन्स के लिए और जाने वाले प्लेन्स के लिए भी, ताकि एक्सीडेंट होने की गुंजाइश कम हो। इसके अलावा जिस हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी दो प्लेन्स के बीच का जो फ्लाइट लेवल होता है वो कम से कम 1000 फीट का होना चाहिए। इसके अलावा हर एयरप्लेन के चारों तरफ 14 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो ये फ्लाई के बेसिक रूल्स हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कौन इंश्योर करेगा कि इन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है सारे प्लेन्स की तरफ से। ये इंश्योर किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीएस की जानिब से। ज़मीन पर बैठे एटीएस हमेशा मॉनिटर करते हैं कि जो भी प्लेन आसमान में है वो किस पोजीशन पर है, कितनी स्पीड से चल रहे हैं और कितनी हाइट पर है। और अब अगला सवाल ये उठता है कि एटीएस को ये इन्फॉर्मेशन मिल कैसे पाती है कि सारे प्लेन्स कहाँ पर हैं। इन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है रेडार से। रेडार बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो दूर मौजूद ऑब्जेक्ट को रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्ट करती है। जिन रेडार का इस्तेमाल किया जाता है एयरप्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, इन्हें हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी रेडार्स और सेकेंडरी रेडार्स। प्राइमरी रेडार्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दुनिया भर में ज़मीन पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर एंटीनास को लगाया गया है।
वो एंटीनाज रेडियो वेव्स भेजते हैं और वो रेडियो वेव जब प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो टाइम देखा जाता है, जिसके बेसिस पर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। प्राइमरी रेडार्स डिस्टेंस बता सकते हैं एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली नहीं बता सकते कि वो प्लेन कितनी हाइट पर मौजूद है। वर्टिकल डिस्टेंस बताने के लिए सेकेंडरी रेडार्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ट्रांसपोंडर लगाया जाता है प्लेन के ऊपर, और जो भी प्राइमरी एंटीना से सिग्नल आ रहे हैं रेडियो वेव के, वो ये ट्रांसपोंडर उन सिग्नल को कैच करता है और रिस्पॉन्ड करता है अपने सिग्नल से। इस तरीके से ये और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक फ़्लाइट किस पोजीशन में है और ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब बात ये है दोस्तों, ये सेकेंडरी रडार की टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है। 1990s के दौर में जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम में सेकेंडरी रडार की टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की जाती थी। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था वो सिर्फ प्राइमरी रडार के डेटा पर रिलाई करते थे। उस टाइम पर एग्जैक्ट अल्टीट्यूड पता करने के लिए ATS पायलट से कम्युनिकेट करते थे। पायलट्स उन्हें अल्टीट्यूड बताते थे। 12 नवंबर की शाम को किससे क्या गलती हुई कि इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया, 2 प्लेन्स आपस में क्रैश कर गए। सबसे पहले इंडियन ऑफिशियल को ये लगा कि सऊदी वाला जो प्लेन था उसने पक्का इंस्ट्रक्शन को कॉपी नहीं किया होगा। उन्हें 14,000 फीट तक रहने को कहा गया था, लेकिन वो 15,000 फीट तक प्लेन चला गया और कज़ाक वाले प्लेन के साथ जाके टकरा गया। लेकिन जब दोनों प्लेन से ब्लैक बॉक्सेस को रिकवर किया गया और वहाँ से जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था उससे रिकॉर्डिंग देखी गई कि एग्जैक्टली क्या बात चल रही थी दोनों पायलट्स के बीच में, तो पता चला कि सऊदी वाला जो प्लेन था एक्चुअली वो 14,000 फीट पर ही था और जो टकराव हुआ था दोनों प्लेन्स में वो 14,000 की फीट पर ही हुआ था। यानी कि कज़ाक वाला जो प्लेन था वो 15,000 फीट से 14,000 फीट पर आ गया था। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? VK दत्ता ने कहा था कि कज़ाक वाले प्लेन को कि 15,000 फीट पर ही रहो, उससे नीचे मत आना। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकवर की गई ब्लैक बॉक्स से, उन्हें सुनकर पता चला कि जो कज़ाक वाले 2 पायलट्स थे कज़ाक वाले प्लेन में, वो एक्चुअली ठीक से सुन भी नहीं रहे थे कि ATS क्या कहने लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये पता चली कि कज़ाक वाले पायलट्स को इंग्लिश भी प्रॉपर समझ में नहीं आती थी। इनफैक्ट एक रेडियो ऑपरेटर प्लेन में मौजूद था जो ATS से आए मैसेजेस को ट्रांसलेट करता था इंग्लिश से रशियन ज़ुबान में, ताकि पायलट को समझ में आ सके। एक्सीडेंट की रिपोर्ट में कंक्लूड किया जाता है कि ATS ने जो इन्हें इंस्ट्रक्शन सुनाई थी उसमें एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। ATS ने उन्हें एक सर्टन हाइट पर रुकने को कहा, लेकिन उन्होंने इसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया या उन्हें लगा कि ये इंस्ट्रक्शन दूसरी फ़्लाइट के लिए है। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा डिज़ास्टर हो जाए, क्या ये सिस्टम को बनाने वाले लोग सिर्फ इस पर रिलाई कर रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन जो होता है पायलट और ATS के बीच में वो सही होगा? अगली प्रॉब्लम ये थी जो मैंने आपको वीडियो में एयर कॉरिडोर के बारे में बताया। एक एयर कॉरिडोर होता है एरोप्लेन्स के आने के लिए और एक एयर कॉरिडोर होता है एरोप्लेन्स के जाने के लिए। लेकिन 1990s में ऐसा नहीं होता था, एक ही एयर कॉरिडोर्स का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी रडार का उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो ATS को भी पायलट से कम्युनिकेशन पर ही रिलाई करना पड़ता था। इस भयानक एयर डिज़ास्टर के बाद दुनिया ने इससे सीख ली और पूरे सिस्टम में बहुत से ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से ऐसा हादसा कभी दोबारा देखने को नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।